हाय गाइस, हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर। सभी बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं और पिछले काफी सालों से आप लोगों को फिजिक्स की ही क्लासेस दे रहा हूं। बच्चे, आज के इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो किसी भी हालत में आप स्किप नहीं कर सकते। आप अगर बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो, आप अगर सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बेटे, तो ये टॉपिक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी। बेटे, एमसीजी और उसके बिहाफ पे जो दो प्रिंसिपल्स है कि किस तरीके से हम इसको एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से इसको गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आज आपको कराने वाला हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बस सिर्फ एक चीज बताने वाला हूं बेटे, कि ये वीडियो करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करिएगा, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और साथ में बेटे, आप मेरा पेड बैच एक्सप्लोर कर सकते हैं बच्चे, जिसके अंदर मैं कंप्लीट फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, दैट टू ओनली एंड ओनली 1600 रुपए के अंदर। पूरा का पूरा फिजिक्स आपका आज से लेकर सीयूटी 2026 तक आपके साथ रहूंगा। मजे आएंगे आपको। आप प्लीज इसको एक बार देखना। आपको क्या करना है, सीयूईटी जो मतलब courses.test coach पे जाना है और वहां पर एक्सप्लोर कोर्सेज में जाकर आप फिजिक्स देख लेंगे, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आई होप सो आपको मजे आएंगे। राइट बच्चा पार्टी, तो चले भैया शुरुआत करते हैं एमसीजी की। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चे? ध्यान से देखो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं मैं इसको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं मैं इसको। फिर से बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको, ठीक है ना? और आप भी उतना इंपॉर्टेंट मानेंगे जितना मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं। सबसे पहले पहले गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी सर्किट में या तो पोटेंशियल को मतलब सॉरी वो करंट को डिटेक्ट करता है, किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है ना? और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नाम इसलिए दिया क्योंकि इसके अंदर एक कॉइल होती है जो रोटेट करती है, तो इसलिए इसको, अब वो कॉइल मूव कर रहे थे इसलिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा सर गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो इट इज लाइक जय माता दी। A galvanometer is a device which is used to, मैं मेजर की बात नहीं कर रहा हूं बेटे, टू डिटेक्ट करंट इन सर्किट। Why it is named as MCG? Why it is named as moving coil galvanometer? Because it uses a current carrying which rotates in a magnetic field due to torque acting on it. Because it uses a current carrying coil it uses a current carrying coil which rotates बोल लो, यहां पर आप move बोलो, in a magnetic field, which rotates or move in a magnetic field बेटे, which rotates or move in a magnetic field बेटे, which rotates or moves in a magnetic field, जो मैग्नेटिक फील्ड में या तो रोटेट होता है या मूव होता है, which rotates or move in a magnetic field बेटे, which rotates or move in a, जो मैग्नेटिक फील्ड में या रोटेट होता है या मूव होता है। हमने कहा ठीक बात है यार, बात तो आपकी सही है यार, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, ठीक है ना? which rotates or move in a magnetic। इसका प्रिंसिपल क्या है बेटे? प्रिंसिपल वही है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल में को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो वो रोटेट होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, जिसकी वजह से वो कॉइल रोटेट होगी और कुछ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है?
तो आप लिख सकते हैं इसका, देखिए पूछता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी, आपको लिखना पड़ेगा कि सर व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल is placed in a magnetic field experiences a current dependent torque which tends to rotate the coil and produces angular deflection. जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं बेटे, तो वो करंट डिपेंडेंट टॉर्क एक्सपीरियंस करता है which tends to rotate the coil and produces angular deflection. Which tends to rotate the coil and produces angular deflection. इसका काम क्या है? काम ये है हमारा जो मेजर पर्पस है कि भाई किसी भी कॉइल में करंट पास कराओगे तो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। इसका मेजर काम है कि जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन बेटे, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, आप समझिएगा। यहां पर पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा बच्चे। नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है बेटे, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है बेटे, ठीक है ना। इसके अंदर यहां से कुछ ऐसी कहानी होती है, टर्मिनल होता है, ठीक है ना, लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है, और फिर हमने जो है ना यहां से कॉइल को ऐसे लगा होता है आप, ठीक है ना, इस प्रकार से। और अंदर हम लोग जो है ना सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं। क्यों डालते हैं उसका कारण बताऊंगा मैं अभी, क्यों डालते हैं उसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। अभी मत लिखो क्योंकि अभी थोड़ा सा बाकी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहां से एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर वही बात है आगे आपका, ठीक है ना, जैसे ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल 1 हो गया और ये टर्मिनल 2 हो गया, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये आपका स्प्रिंग हो गया, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। यहां पर हमारे पास एक स्केल होता है और ये एक पॉइंटर है ऐसे करके जो कुछ एंगल पर होता है, और ये तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ से साउथ तक। होता क्या है बेटे, ये क्या है, ये कॉइल है बच्चे, ये क्या है, ये कॉइल है बेटे। होगा क्या बेटे, अब जैसे ही इस करंट कैरिंग कॉइल में, जैसे ही इस कॉइल में करंट पास कराऊंगा बेटे, जैसे ही इस कॉइल में करंट पास कराऊंगा बच्चे, मान लेते हैं ऐसा ही पास करा रहे हो आप करंट, सपोज करते हैं ऐसे करंट पास करा, कॉइल अंदर जाएगा बाहर आएगा। अभी हमने पढ़ा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा बेटे ये कॉइल, हाँ कि ना, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि ये कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना, और टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो जिसकी वजह से ये कॉइल घूमने की कोशिश करे। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है बेटे कि जो ये कॉइल घूम रहा है, तो जैसे स्प्रिंग से आपने एक कॉपी अटैच कर रखी है, तो वो जब घूमेगा तो वो वापस आने की कोशिश करेगा, यानी बदले वाला टॉर्क आएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। वो घूम रहा है, वो वापस आने की कोशिश करेगा, घूमेगा वापस आने की कोशिश करेगा, यानी जैसे जैसे आपका अप्लाइड टॉर्क बढ़ता रहेगा वैसे वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क भी बढ़ता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा, आपको लगता ना कि भाई अब वो घूम ही नहीं सकता, जब आपका अप्लाइड टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अचीव हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखना कि टॉर्क कितना एक्सपीरियंस कर रहा है ये, बनिया साइन थीटा बेटे, ठीक है ना। हमने कहा ओके, ये कौन सा टॉर्क है भाई, ये अप्लाइड सा टॉर्क है, ये अप्लाइड टॉर्क है बेटे, ये अप्लाइड टॉर्क है। ये कौन सा टॉर्क है बेटे, ये अप्लाइड टॉर्क है। दिस बनिया साइन थीटा इज बेसिकली अप्लाइड टॉर्क बेटे। ये कौन सा टॉर्क है, अप्लाइड टॉर्क है। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। दिस बनिया साइन थीटा इज अप्लाइड टॉर्क बेटे, ये बनिया साइन थीटा हमारा अप्लाइड टॉर्क है, ठीक है ना।
अब क्योंकि ये अप्लाइड टॉर्क है बच्चे, तो जैसे जैसे ये अप्लाइड टॉर्क दे रहा हूंगा तो रिस्टोरिंग टॉर्क भी आ रहा होगा। तो मान लेते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क, और स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ के है मान लेते हैं, रिस्टोरिंग टॉर्क। सपोज करते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क जो है, मान लेते हैं ये आपका डिफ्लेक्शन है, ये आपका रिस्टोरिंग टॉर्क है, ठीक है। अगर डिफ्लेक्शन 1 डिग्री है तो टॉर्क मान लेते हैं के है, भाई के थीटा होता है बेसिकली, यानी आप यहां लिख लो रिस्टोरिंग टॉर्क इज बेसिकली के थीटा। कैसे? 1 डिग्री है तो मान लेते हैं कुछ के रिस्टोरिंग टॉर्क है, 2 डिग्री है तो 2 के हो जाएगा। करते कराते मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कुछ 5 डिग्री रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कुछ 5 डिग्री डिफ्लेक्शन है तो ये 5 के हो जाएगा, आखिर ना, मानी जिसको आप के 5 भी बोल देते हैं। और हमने कहा कि सर एट इक्विलिब्रियम जो आपका अप्लाइड टॉर्क है बेटे, वो आपका रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा, यानी बनिया साइन थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू बेटे के 5। तो करंट हुआ के बाई बी एन ए टू साइन थीटा इंटू 5। ध्यान से देखिएगा के बी एन ए ये सब तो कांस्टेंट है, इसी पेज पे सब कुछ कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। अब ये सब तो कांस्टेंट है बेटे, तो हमने लिखा आई बराबर इस सब की जगह G5 बाई साइन थीटा, जहां पर G क्या है बेटे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जहां पर G क्या है मेरे बच्चे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। जहां पर G क्या है बेटे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, वेयर G इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बेटे। एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। G क्या है बेटे, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, तो G इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बेटे। G तो हमारा गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट हो गया बच्चे। हमने कहा ठीक है यार तुम्हारी बात, जहां पर G है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बेटे, दैट इज टोटली फाइन, दैट इज टोटली राइट, G इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। पर अपना पर्पस तो ये था ना कि करंट इज डायरेक्ट, तो यहां से मेरे को क्या मिल रहा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा भी हटाना पड़ेगा, इस थीटा को 90 डिग्री बनाया जाए इसलिए हमने सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का यूज किया बेटे, क्योंकि सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का एक फेरो मैग्नेट है, सारी मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर ले। सो फॉर थीटा टू बी 90 डिग्री वी यूज सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर डालते ही अब करंट जो बना दैट इज G5 बन गया, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। मेरा पर्पस अचीव हो गया, माने डिफ्लेक्शन जितना जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन, मोर द करंट मोर इज द डिफ्लेक्शन, मोर द करंट मोर इज द डिफ्लेक्शन बेटे। हमने क्या बोला, मोर द करंट मोर इज द डिफ्लेक्शन। और जहां पर G क्या है बच्चे, G इज लाइक योर, यहां पर G क्या है, G क्या है, K बाई बी एन ए। G क्या है बेटे, K बाई बी एन ए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अक्सर पेपर में पूछता है फिगर ऑफ मेरिट क्या है, यानी वो करंट जो किसी भी गैल्वेनोमीटर में एक स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है उसको फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं। अक्सर पूछता है, यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मैं बताता हूं कि कैसे क्या करना है। यहां तक तो आपने कर ही लिया होगा बेटे, है ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूं कैसे करना है। यस बच्चे पार्टी। यस बच्चा पार्टी। जी तो हमने लिख ही दिया, विच इज के बाई बी एन ए, विच इज के बाई बी एन ए। जी तो हम लिख चुके हैं। आप गौर से देखो बच्चे,
आप गौर से देखो, वो लिख रहा है फिगर ऑफ मेरिट, कह रहा है सर फिगर ऑफ मेरिट क्या है। फिगर ऑफ मेरिट क्या है? करंट जो एक स्केल का डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे किसी भी गैल्वेनोमीटर में, उसको क्या बोलेंगे बेटे? फिगर ऑफ मेरिट बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे बच्चे? फिगर ऑफ मेरिट बोलेंगे, फिगर ऑफ मेरिट बोलेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, करंट which produces a deflection of one scale division in the galvanometer तो G मिला मुझे I by phi which is K by B and A। तो जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट उसको भी आप कह सकते हो फिगर ऑफ मेरिट। ध्यान से देखिएगा, इसका एक और नाम होता है करंट रिडक्शन फैक्टर, इसका एक और नाम भी होता है करंट नेम्ड एज करंट रिडक्शन फैक्टर ऑल्सो, named as current reduction factor also, named as current reduction factor also, named as current reduction factor also बेटे। तो named as current reduction factor also, named as current reduction factor also बेटे। तुमने कहा बात तो सही है। तो अब आता है बेटे सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। वो याद है घर पे एक छोटा सा बच्चा आता है, तो एक तो ऐसा बच्चा है जिसको आपने कुछ भी कह दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कह रहा है भाई तुम दीवार पे भी मार दोगे ना तो उसको फर्क नहीं पड़ता, वो हंसता रहेगा। और एक ऐसा बच्चा है जिसको तुमने कुछ ना भी बोला हो और वो तुम्हारी नाक में दम कर देगा, वो ऐसे चीखने लग जाएगा, हमें ऐसा लगता है कि भाई अब मतलब अगर पेरेंट्स क्या बोलेंगे, समझ रहे हो, चुई मुई सा बच्चा होता। एक जिसको कुछ भी कह दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हल्का सा उंगली लगा वो चीखने लग जाता है, रोने लग जाता है। तो जिसको हल्का सा उंगली लगाया उसको बोलते हैं सेंसिटिव, और जिसको कुछ भी कह दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लेस सेंसिटिव। तो इसीलिए यहां पर कॉन्सेप्ट आता है बेटे, यहां पर कॉन्सेप्ट आता है बच्चे सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बच्चे, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी बेटे, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर बेटे। सर गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, एक गैल्वेनोमीटर की को कब हम सेंसिटिव बोल सकते हैं? व्हेन इट शोज अ वेरी लार्ज रिफ्लेक्शन ऑन पासिंग थ्रू अ वेरी स्मॉल करंट अक्रॉस इट। आई कैन से दैट a galvanometer is said to be sensitive if it shows large deflection even when a small current is passed through it। A galvanometer is said to be sensitive if it shows large deflection even when a small current is passed through it। तो एक होगा बेटे करंट सेंसिटिविटी और एक होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक होगा करंट सेंसिटिविटी और एक होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो पहला आएगा करंट सेंसिटिविटी, पहला आएगा करंट सेंसिटिविटी जिसको हम बोलते हैं आईएस, आईएस से डिनोट करते हैं, ठीक है। जब आप तो कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है उसको करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। आई विल से दैट, आई विल से दैट a deflection produced in a galvanometer a deflection produced in a galvanometer
when a unit current flows through it. A deflection produced in a galvanometer when a unit current flows through it. Deflection कितना होगा जब इसमें यूनिट करंट फ्लो करेगा? तो हमने IS बोला, which is like deflection per unit current. Deflection क्या है बेटे? NBA अपॉन K और यहां पर आपका, सॉरी, फाई की जगह हम क्या लिख सकते थे? यहां पर ध्यान से देखो, फाई की जगह तो फाई और करंट को लिखते हैं जी फाई. पूरा लिखो इसको, बाद में कंफ्यूजन नहीं. दिस इज जी फाई. फाई से फाई कटा तो सीधा उल्टा कर दो NBA बाई के. ये है आपका करंट सेंसिटिविटी. उसी तरीके से बेटे वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक यूनिट पोटेंशियल पास करा दो, यूनिट पोटेंशियल बढ़ा दो, ये यूनिट पोटेंशियल अप्लाई करा दो किसी भी सर्किट के, किसी भी गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ इज वोल्टेज सेंसिटिविटी. ठीक है, आप लिख सकते हो वोल्टेज सेंसिटिविटी. आप लिख सकते हो बेटे वोल्टेज सेंसिटिविटी. आप लिख सकते हो वोल्टेज सेंसिटिविटी बेटे. वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? VS. VS बेटे, विच इज पाई बाई वी. पाई बाई वी लिखवाता हूं इसका डेफिनेशन, विच इज पाई अपॉन वी की जगह IR हो गया. IS है, विच इज IS बाय R. IS का मतलब NBA बाय K इंटू R. यानी आप कह सकते हो सर, यहीं पर लिख देते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी बेटे. वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? वोल्टेज सेंसिटिविटी बच्चे, आई विल से दैट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in the galvanometer when a unit potential difference is applied across its ends. I hope this is very clear. इसका मतलब सेंसिटिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप N को बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं, A को बढ़ा सकते हैं, या फिर K को आप कम कर सकते हैं. ठीक है ना? या फिर आप K को कम करके भी सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं बेटे. एंड आई होप वी आर टोटली फाइन विद दैट. मेरे हिसाब से इसमें तो कोई ऐसा इशू है नहीं. पहले मैं आपको डिफ्लेक्शन पे एक क्वेश्चन दूंगा, मतलब सेंसिटिविटी पे एक क्वेश्चन दूंगा, एक दो क्वेश्चन. फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका कन्वर्जन कैसे करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इन वोल्टमीटर एंड एमीटर. फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर बेटे. आई गेस वी आर टोटली डन टिल हियर. यहां तक मेरे हिसाब से आप सब बच्चों को समझ में आ गया हो. सो हियर वी गो. I'll give you two questions on sensitivity, then conversion of galvanometer in ammeter, conversion of galvanometer in voltmeter, और last topic एम्पेयर सर्किट लॉ. खत्म करके ही जाएंगे ना यार, है ना? ठीक है ना, वन शॉट में, राइट? सो आई विल से बच्चे क्वेश्चन ये रहा मेरे सामने है. क्वेश्चन, a current of 200 microampere deflects the coil of a moving coil galvanometer through 30 degree. What should be the current to cause the rotation through pi by 10? What is the sensitivity of the galvanometer?
व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर? एक करंट है 200 माइक्रो एम्पेयर का, जो कि एमसीजी की कॉइल को डिफ्लेक्ट करता है 30 डिग्री से, ठीक है ना। और अगर π/10 डिग्री से रोटेट हो रहा है तो क्या कॉज है उसका, और गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या है? गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या है? ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए सोचना कैसे है, करना कैसे है, ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा बेटे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको सोचना कैसे है, ऐसे क्वेश्चंस हमको करने कैसे है, ये सब चीजें बतानी है मैंने, ये सब चीजें हमको करनी है बच्चे, ठीक है ना बेटे। ये सब चीजें तो आपको करनी है बच्चे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सोल्यूशन के फॉर्म में बेटे, अगर मेरा करंट 200 माइक्रो एम्पेयर है और θ1 मेरा 30 डिग्री है, ये गिवन है। अब की बार कह रहा है जो θ2 है वो π/10 रेडियन है, तो करंट क्या होगा? तो करंट क्या होगा? आई विल से दैट वो आपका K/BNA यानी G∅1 होगा। तो आप इस कंडीशन में लिख सकते हैं, मतलब θ1 की जगह आप यहां पर 30 डिग्री लिख सकते हैं, पर कोई बात नहीं, आप θ1 लिखिए इसको। उसी तरीके से I2 जो होगा बेटे वो K/BNA इंटू θ2 होगा। समझ में आया कि नहीं है? π/10 रेडियन को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 180/10 विच इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। 18 डिग्री। तो अगर मैं I1 को I2 से डिवाइड करूंगा तो K/BNA तो कट जाएगा, विच इज θ1/θ2। अपने को क्या चाहिए, I2 चाहिए। सो I2 इज लाइक I1 θ2/θ1, और आई कैन से I1 कितना है, 200 माइक्रो एम्पेयर, θ2 कितना है, 18 डिग्री, θ1 कितना है, 30 डिग्री। 6 3 18, 6 5 30, 5 से गया 40, तो आंसर आ गया 120। यही तो पूछा था, व्हाट शुड बी द करंट टू कॉज द रोटेशन, इतना। तो I2 इज 120 माइक्रो एम्पेयर, I2 इज 120 माइक्रो एम्पेयर बेटे। तो I2 क्या होना चाहिए भैया, 120 माइक्रो एम्पेयर। फिर आगे कह रहा है व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, कोई बात नहीं, करंट सेंसिटिविटी मांग रहा है। सो आई विल से दैट φ2 यानी θ2 बाय I2। θ2 कितना है भैया, 18 डिग्री, और करंट कितना है, 120 माइक्रो एम्पेयर। जब आप इसको काट दे रहे हो तो आपका आंसर बन जा रहा है 0.15 डिग्री पर माइक्रो एम्पेयर। आई विल से दैट दिस करंट सेंसिटिविटी इज 0.15 डिग्री पर माइक्रो एम्पेयर। दिस करंट सेंसिटिविटी इज बचे 0.15 डिग्री पर माइक्रो एम्पेयर, 0.15 डिग्री पर माइक्रो एम्पेयर बचे, 0.15 डिग्री पर माइक्रो एम्पेयर। एंड आई होप दिस इज वेरी 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 एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल बेटे। यहां तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटे। राइट बच्चों, यहां तक तो अच्छे से हमको क्लियर हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर एंड देन कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन वोल्टमीटर बेटे। एक क्वेश्चन और उसके बाद कन्वर्जन पढ़ेंगे। सो वन मोर क्वेश्चन इज दैट, वन मोर क्वेश्चन इज दैट बेटे, a galvanometer needs 50 millivolt for a full scale deflection of 50 divisions.
एक गैल्वेनोमीटर को 50 मिली वोल्ट चाहिए 50 डिविजन का फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है ना। अब कह रहा है सर फाइंड दी वोल्टेज सेंसिटिविटी, दूसरा व्हाट मस्ट बी इट्स रेजिस्टेंस if its current sensitivity is 1 division per microampere. What must be sensitivity, what must be its resistance if its current sensitivity is 1 division per microampere. यदि current sensitivity 1 division per microampere है तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगा बेटे। हाँ जी बच्चे, यस बच्चे पार्ट, थोड़ा सा सोचना है फिर उसके बाद ही करेंगे हम, थोड़ा सा पहले सोचेंगे देन वील डू इट, ठीक है ना। कैसे करेंगे भैया, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है बेटे 5/V विच इज 50 डिविजन और फुल स्केल करंट चाहिए, तो ये आंसर आ गया आपका 50/50 इंटू 10⁻³ तो आंसर आ जाएगा 10⁻³ डिविजन पर वोल्ट, 1 वोल्ट में इतना डिविजन। रेजिस्टेंस मांग रहा है तो आरएस क्या होगा IS/VS, आरएस दे रखा है 1 डिविजन अपॉन माइक्रो एम्पेयर इंटू वोल्टेज 10⁻³ डिविजन, ऊपर आपका वोल्टेज आ जाए, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो 10⁻⁻6 का ऊपर 10⁻6 हो जाएगा, नीचे 10⁻³ खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1000 ओम। तो योर आंसर इज 1000 ओम, योर आंसर इज 1000 ओम बच्चे, ठीक है ना बेटे। सो फाइनली योर आंसर इज 1000। अब करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर एंड वोल्टमीटर, यहां तक एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, विल मूव टॉपिक। तो करते हैं बेटे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, और सॉरी क्वेश्चंस बोल रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज conversion of galvanometer into an emitter। बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन एमीटर में बच्चे कैसे करेंगे भाई, ध्यान से देखना। ये मेरा गैल्वेनोमीटर है बेटे, ठीक है ना, और इसके अक्रॉस जो करंट जा रहा है वो IG है, और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज रेजिस्टेंस है दैट इज RG, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटे सबसे पहले में एक बहुत ही ज्यादा लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसके पैरेलल में एक बहुत ही ज्यादा लो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा जिसको हम शंट बोलते हैं। टोटल I करंट जा रहा था, ये पूरा एमीटर हो गया। नाउ दिस गैल्वेनोमीटर प्लस दिस शंट इज एमीटर, ये पूरा एमीटर हो गया। सो कारण भी बताऊंगा क्यों लगा रहे। टोटल I करंट जा रहा था तो गैल्वेनोमीटर के पास उतना ही गया, तो इसके पास I माइनस IG चला जाएगा, सही है ना। देखिए हमने बोला सर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको उसके पैरेलल में एक बहुत ज्यादा छोटा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा विच इज नोन एज शंट। कारण क्या है, गैल्वेनोमीटर कह रहा है कि मुझे तो करंट सर एमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब करंट मेजर करना है। अब करंट तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, और गैल्वेनोमीटर जो है उसके अगर हल्का सा करंट भी भेज दोगे, उससे ज्यादा हल्का सा और भेज दोगे तो उसकी कॉइल डैमेज हो जाएगी। फुल स्केल के लिए मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर को X करंट की रिक्वायरमेंट,
और मेरे सर्किट में करंट है 100x और मुझे वो 100x मेजर करना है। अब गैल्वेनोमीटर के पास 100x भेज देंगे तो वो तो खराब हो जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ x करंट मेजर करने की काबिलियत रखता है। तो हमने क्या किया, उसके पैरेलल में एक बहुत छोटा रेजिस्टेंस लगा दिया, यानी करंट के लिए रास्ता बना दिया। बहुत छोटा रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट को रोकेगा नहीं। तो जितना गैल्वेनोमीटर को चाहिए था x करंट, वो गैल्वेनोमीटर के पास चला गया, और जो बाकी 99x करंट है वो अपना ऊपर से शंट के पास चला गया। जो बाकी 99x करंट है वो अपना ऊपर से शंट के पास चला गया बेटे। जो अपना 99x करंट है वो अपना ऊपर से शंट के पास चला गया। एंड आई गेस वी आर टोटली फाइन विद दिस। मेरे हिसाब से अपने को समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, गैल्वेनोमीटर भी खराब नहीं होगा और पूरा का पूरा करंट भी मेजर कर पाएंगे। तो पहले लिखते हैं भैया, एक एमीटर क्या है, डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट, डिवाइस which is used to measure current through a circuit element, current through a circuit element। ठीक है बेटे। सॉरी गाइस, एक बार देखना, यहां पर मेरा शायद माइक मैंने म्यूट रह गया था, ध्यान से देखो भाई। मैं क्या बोल रहा हूं कि सर गैल्वेनोमीटर एमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड टू मेजर करंट थ्रू अ सर्किट एलिमेंट। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कनेक्ट कर सकते हैं बाय एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग अ वेरी लो रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं शंट, इन पैरेलल टू इट, जिसको हम बोलते हैं शंट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं बेटे। तो ध्यान से देखना, पैरेलल में तो पोटेंशियल बराबर होता है, पैरेलल में तो पोटेंशियल बराबर होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि सर V क्या होता है, IG/RG, और उसी V को हम बोलते हैं I माइनस IG इंटू एस, उसी V को बोलते हैं हम I माइनस IG इंटू एस। V क्या होता है, IG/RG, उसी को बोलते हैं हम I माइनस IG इंटू एस बेटे। तो S क्या हो गया, IG/RG बाय I माइनस IG। तो S क्या हो गया, IG/RG बाय I माइनस IG। ये तो मेरा शंट हो गया, अगर उसने पूछा, वो IG भी पूछ सकता है, ठीक है। तो सर IG/RG बराबर IS माइनस IGS, ऐसा भी होगा। तो IG/RG प्लस IG इंटू एस बराबर IS, और आई कैन से IG कॉमन ले लो, तो RG प्लस S बराबर IS हो गया। सो IG बराबर I बाय RG प्लस S इंटू एस हो गया। और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, G इंटू एस अपॉन RG प्लस S। ये भी पूछ सकता है आपसे, तीन चीजें आपसे पूछ सकता है, मैंने तीनों चीजें आपको बता दी मेरे से। एमीटर क्या है, दोनों का पैरेलल, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है बच्चे, एमीटर का रेजिस्टेंस शंट से भी छोटा होता है, क्योंकि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं तो उनका रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और कम हो जाता है, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस और कम हो जाता है। तो अक्सर पूछता है कि शंट का क्या यूज है, तो शंट का यूज है टू प्रिवेंट गैल्वेनोमीटर फ्रॉम डैमेजिंग, to prevent galvanometer from damaging, to increase the range of a emitter, to convert galvanometer into emitter, to convert galvanometer into emitter। मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। सो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन एमीटर अगर पूछेगा कभी भी, तो अब आपके पास है, अब आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, अब आपके पास दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। नाउ यू आर नॉट एनी सॉर्ट, नाउ यू विल नॉट बी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम बच्चे।
एमीटर में कन्वर्ट कर दिया, अब गैल्वेनोमीटर में, सॉरी, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। एमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, अब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे एंड देन वील सॉल्व दी क्वेश्चंस। तो आई विल से बच्चे, conversion of galvanometer into voltmeter, conversion of galvanometer in voltmeter। वोल्टमीटर का मतलब पोटेंशियल मेजर करना। तो वोल्टमीटर क्या है भैया? एक ऐसा डिवाइस है यूज टू मेजर potential difference across any 2 points in a circuit, used to measure potential 2 points in a circuit बेटे, across any 2 points in a circuit। ये गैल्वेनोमीटर है भैया। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मैंने गैल्वेनोमीटर के बिल्कुल सीरीज में एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। ये तो अपना वोल्टमीटर बन गया भैया। ये आपका IG है, दिस इज A, दिस इज B। ये अपना B हो गया, ये अपना B हो गया। ध्यान से देखो बेटे, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इन वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग अ वेरी वेरी हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज टू इट। मैं बताता हूं क्यों। A galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a very large resistance in series to it, बेटे। तो मैंने क्या बोला भैया? V तो आपका IG इंटू RG प्लस R हो जाएगा भाई, टोटल रेजिस्टेंस। तो इसलिए RG प्लस R क्या होगा? V बाय IG। और आई कैन से R is going to be V by IG minus RG। I can say R is equals to V by IG minus RG बेटे। R क्या होगा? V by IG minus RG होगा बेटे। तो जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो तो RG प्लस R है, विच इज ग्रेटर देन गैल्वेनोमीटर का। समझ में आया कि नहीं? सीरीज में इतना हाई रेजिस्टेंस क्यों लगाया? सो दैट जब बहुत ज्यादा करंट आए तो गैल्वेनोमीटर के पास वो सारा का सारा करंट ना पास हो, क्योंकि बहुत हाई रेजिस्टेंस का मतलब करंट रोक लेगा। वो बहुत हाई रेजिस्टेंस का मतलब है करंट रोक लेगा। वो बहुत हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बेटे? करंट रोक लेगा वो। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कराऊंगा बेटे। तो हियर इज द क्वेश्चन बच्चों, हियर इज द क्वेश्चन। ये सेंसिटिविटी भी दे रहा हूं पहले। एक क्वेश्चन पहले मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था, अब आ गया, ठीक है। सो टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, to increase the current sensitivity of a moving coil galvanometer by 50%, its resistance is increased so that the new resistance becomes twice its initial resistance by what factor
डज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज? बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज बेटे? बाय व्हाट फैक्टर डज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंज बेटे? आइए बेटे चलते हैं, आइए बेटे चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो सॉल्यूशन क्या है इसका ध्यान से देखना। करंट सेंसिटिविटी क्या है बेटे? फाई अपॉन आई। करंट सेंसिटिविटी क्या है बच्चे? फाई अपॉन आई। और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है? फाई अपॉन वी, विच इज लाइक फाई अपॉन आई आर, विच इज लाइक आई एस बाय आर। नया करंट सेंसिटिविटी क्या है बेटे? पुराना करंट सेंसिटिविटी अपॉन 50% बढ़ गया, यानी 50/100 आई एस। सॉल्व किया तो ये आपका 3/2 आई एस आ गया। तो नया करंट सेंसिटिविटी तो आ गया। तो नया वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? नया करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस डबल हो गया, तो ये 2R हो गया। सो 3/2 आई एस बाय 2R, यानी कि 3/4 इंटू आई एस। तो नया वोल्टेज सेंसिटिविटी इतना हो गया, लेकिन वो तो कह रहा है बाय व्हाट फैक्टर डज इट चेंज? तो मैं कहूंगा डेल्टा वी एस बाई वी एस इंटू 100 मांग रहा है, कम हुआ है ये, तो इसलिए वी एस माइनस 3/4 आई बाई 3/4 वी एस बाय वी एस इंटू 100। और आई कैन से 4 - 3, तो वी एस बाय 4 वी एस इंटू 100, और आई कैन से 25%। तो चेंज कितना आया है? 25%। मानी 25% तो डिक्रीज हो गया, तो ये बना कितना? 75%। इसका मतलब न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी decreases by 25% or it becomes 75%। मैं दो चीजें बोल सकता हूं, न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी decreases by 25% or it becomes 75%, or it becomes 75%, or it becomes 75%, or it becomes 75%, or it becomes 75%। and I hope we are done till here। मेरे हिसाब से इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं हमारे पास। राइट बच्चा पार्टी? आइए चलते हैं बेटे, आइए चलते हैं आगे, आइए चलते हैं आगे और इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आइए चलते आगे और इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं बेटे। चलिए भाई बढ़ते आगे अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड होगा, मतलब कन्वर्जन से रिलेटेड होगा बेटे। तो इट विल बी गोइंग ऑन टू दी, जो कन्वर्जन से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? कन्वर्जन से रिलेटेड होगा बेटे। सो क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से देखना और बिल्कुल ध्यान से सोचना। कह रहा सर
a galvanometer with a divided into 100 equal divisions has a current sensitivity of 10 divisions per milliampere and a voltage sensitivity of 2 divisions per millivolt. What adoptions are required to read पहला 5 एम्पेयर फॉर फुल स्केल और दूसरा बेटे 1 डिवीजन पर वोल्ट। दूसरा बेटे 1 डिवीजन पर वोल्ट। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका स्केल 100 इक्वल डिविजन्स में कन्वर्ट हुआ है, करंट सेंसिटिविटी 10 डिवीजन पर मिली एम्पेयर और वोल्टेज सेंसिटिविटी है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। क्या एडॉप्शन रिक्वायर्ड है? 5 एम्पेयर फॉर फुल स्केल, 1 डिवीजन पर वोल्ट, 1 डिवीजन पर वोल्ट बेटे। अब ऐसी चीजों के लिए क्या करेंगे भैया? बड़ी सिंपल सी बात है, आपको पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको पहले थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर करंट सेंसिटिविटी 10 डिविजन पर मिली एम्पेयर है बेटे, अगर करंट सेंसिटिविटी 10 डिविजन पर मिली एम्पेयर है बेटे और स्केल पर 100 डिविजन है, यानी 1 मिली एम्पेयर 10 डिविजन के लिए चाहिए, तो फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन टोटल डिविजन्स कितने? 100 डिविजन्स ऑन स्केल, ये तो गिवन है। तो फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट रिक्वायर्ड इज व्हाट? 1/10 इंटू 100 मिली एम्पेयर। हाँ भाई, तो हमने कहा भैया 10 मिली एम्पेयर चाहिए, विच इज 0.01 एम्पेयर। स्केल के लिए मतलब पूरा डिफ्लेक्शन के लिए अपने को करंट जो है वो 0.01 एम्पेयर चाहिए। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरे में वो क्या कह रहा है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 2 डिविजन पर मिली वोल्ट, यानी 1 मिली वोल्ट में 1 डिवीजन, तो 2 डिविजन, तो 1 डिवीजन के लिए कितना करंट चाहिए होगा? 1/2 मिली वोल्ट। ऐसी 100 डिविजन के लिए कितना करंट चाहिए होगा? 1/2 इंटू 100 विच आई कैन से 50 मिली वोल्ट, यानी कि 0.05 वोल्ट। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए इतना पोटेंशियल चाहिए, 0.05 वोल्ट। अगर मैं गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो Vg बाई Ig होता है, विच इज 0.05 बाई 0.01, सो इट इज लाइक 5 ओम। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल गया। अब मुझे इसको 5 एम्पेयर रेजिस्टेंस और 1 डिवीजन पर वोल्ट वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर, 1 डिवीजन पर वोल्ट वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है बेटे। थोड़ा पहले इसको छोटा कर देते हैं, साइड में ले आते हैं, फिर आप लोग देखते रहिएगा। तो कंसेप्ट हेयर इज बच्चे, पहला फॉर कन्वर्जन इनटू एमीटर, फॉर कन्वर्जन इनटू एमीटर। तो आई क्या है बेटे? 5 एम्पेयर है। आई क्या है? 5 एम्पेयर है। तो आर जी क्या होता है? आई जी बाय आई माइनस आई जी
सॉरी शंट, शंट क्या होता है, आई जी बाई आई माइनस जी इंटू आर जी, आई आर जी बाई आर जी बाई आई माइनस आई जी, अभी जस्ट हमने पढ़ाई है। तो इस आई जी क्या है 0.01, आर जी 5 हो गया, और नीचे में आई मतलब 5 माइनस 0.01, तो दिस इज 0.05 बाई 4.99, पॉइंट से पॉइंट हटाओ तो आंसर हुआ 4/499 ओम शंट लगाना पड़ेगा, तब जाके ये कनेक्ट होगा, कन्वर्ट होगा एमीटर। दूसरा है फॉर 1 डिवीजन पर वोल्ट वोल्ट मीटर, और कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर, और कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर बेटे। अब की बार मुझे इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, और कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर बेटे। तो अब की बार मुझे क्या करना है बच्चे, अब की बार मुझे इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, अब की बार मुझे इसको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आई विल से दैट R is going to be V by IG minus RG, or it is like 100 by 0.01 minus 5, which is 10,000 minus 5, तो 9995। इसका मतलब अगर मुझे इसको एक वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके सीरीज में मुझे 9995 ओम का एक रेजिस्टेंस ऐड ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये सीरीज में कन्वर्ट हो पाएगा, तभी जाके ये सीरीज में कन्वर्ट हो पाएगा बच्चे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। अभी जो बस बचता है ना हमारे पास, दैट इज द वेरी लास्ट टॉपिक विच इज एम्पेयर सर्किटल लॉ। अभी जो बस बचता है ना, दैट इज द वेरी लास्ट टॉपिक विच इज एम्पेयर सर्किटल लॉ बेटे। लास्ट टॉपिक क्या है बेटे मेरे पास, एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो द लास्ट टॉपिक हियर विद अस इज एम्पेयर सर्किटल लॉ बेटे। तो लास्ट टॉपिक है एम्पेयर सर्किटल लॉ बेटे। लास्ट टॉपिक हियर इज एम्पेयर सर्किटल लॉ बेटे। और बहुत सारे क्वेश्चंस देखो करने ही है उसके बाद, है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं, एम्पेयर सर्किटल लॉ के ऊपर करते हैं फिर इसको। तो अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बेटे, अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चे आपका दिस एम्पेयर सर्किटल लॉ, लास्ट टॉपिक। और फिर देखिए क्वेश्चंस तो बहुत सारे करने, हमने बीच में भी क्वेश्चंस करे हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चंस और करने, मजे आएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी मजे नहीं आएंगे। सो वील बी लाइक फीलिंग, मतलब अच्छा लगेगा अपने को ना। तो टॉपिक हियर इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। टॉपिक हियर इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या है ये एम्पेयर सर्किटल लॉ, और किस तरीके से हम कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, ये सब चीजें हमें जाननी है बेटे। आप लोगों को मैं बताता हूं बच्चे, गॉस लॉ का जैसे एक, मतलब गॉस लॉ जो है जैसे कूलम्ब्स लॉ का एक ऑल्टरनेट, उसी तरीके से बायोट सावर्ट लॉ का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म है एम्पेयर सर्किटल लॉ। उसी तरीके से बायोट सावर्ट लॉ का एक ऑल्टरनेट फॉर्म है एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। तो इसलिए मैं पता क्या बोला, इसने कहा यार देखो, मान लेते किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो किसी भी पी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो ये तो बायोट ने भी बताया था। तो इसने कहा आप एक काम करो, जैसे वहां पर गॉसियन सरफेस बनाया था ना, यहां पर हम एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटे, एम्पीरियन लूप। यहां पर हम एक एम्पीरियन लूप बनाएंगे। गौर से देखो, जिस पॉइंट पे एम्पीरियन लूप बना रहे हैं बेटे, वो डीएल है। अब असल में क्या है, आप इसको ऐसे कर सकते हो बेटे, जैसे करंट जिस तरफ जा रहा है तो अंगूठे को रखो और अपनी उंगली को घुमाओ, जिस तरफ आप घुमा रहे हो तो उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। यानी इधर अगर आप देखोगे तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाए, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जा रही है।
असल में ध्यान से देखो, गॉस ये जो सॉरी एम्पेयर सर्किट वाला है ना, ये हर जगह काम करता है, बट एनसीईआरटी कहते हैं कि ये कुछ ही पॉइंट्स पर वैलिड है। पहला पॉइंट के जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डीएल के मतलब सॉरी ये मतलब डीएल और आपस में ये जो लूप है, ये जो एम्पीरियन लूप बन रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड उसके टेंजेंशियल होना चाहिए, यानी डीएल और बी के बीच में 0 डिग्री एंगल हो, या फिर डीएल और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो। हम तो ये मान के चलते हैं कि पहले इसका स्टेटमेंट करवाते हैं आपसे, फिर धीरे धीरे चीजों को आगे लेकर चले। तो एम्पेयर्स सर्किट लॉ states that if field B around any closed circuit is सॉरी मैं क्या लिखवा रहा हूं, एक सेकंड वेट करो भाई। एम्पेयर सर्किट लॉ दोबारा से लिख देते हैं। एम्पेयर सर्किट लॉ states that लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी around any closed circuit is equal to mu naught times total current threading the loop, mu naught times total current threading the loop। ठीक है ना बेटे, तो यहां तक तो हमने कर ही लिया, यहां तक हमें समझ में भी आ गया। मतलब वो ये कह रहा है सर, जो मैग्नेटिक फील्ड है बी डॉट डी एल फॉर क्लोज लूप इज म्यू नॉट टाइम आई। यानी जो पेरीमीटर हमने बना रखा है, जो एम्पीरियन लूप बना रखी है, अगर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है हर एक पॉइंट पर, तो उसका जो बी डॉट डी एल होगा वो म्यू नॉट आई के बराबर हो। समझ में आया कि नहीं है? यानी इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एम्पीरियन लूप। जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस होता है ना, यहाँ पर एम्पीरियन लूप है, क्योंकि एक कोई रियल वायर लूप नहीं है, इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी लूप है। क्या है भैया? इमेजिनरी, यानी ज्योमेट्रिकल एंटाइटी है ये, इमेजिनरी। ये कैसे आया, अक्सर बच्चा इसका प्रूफ पूछता है, मैं आपको समझाता हूं कैसे आएगा बेटे, ध्यान से देखो। अक्सर बच्चा इसका हमसे प्रूफ मांग लेता है बेटे। कैसे? तो बेसिकली सपोज करते हैं कुछ एक वायर है, उसमें कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है बेटे। आपने किसी भी पी पॉइंट पर एक उसको एनक्लोज करता हुआ लूप बना दिया बेटे। अगर मैं आर दूरी ले रहा हूं वायर से, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पी पॉइंट यहीं पर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सीध पर ही हो। अक्सर बच्चा यहाँ पर भी कंफ्यूज होता है। मान लेते हैं मैं पी पॉइंट ये ले रहा हूँ, डी एल दूरी, जो यहाँ से आर दूरी पर है, ठीक है। बड़ा वैसी बात है, ये लाइन ऑफ फोर्स है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, ठीक है। तो हमको ये तो पता ही है ना भाई कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट इंटू 2I/4 पाई आर होता है। ये हमको पता है, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा। तो अगर मैं बी डॉट डी एल बोलूंगा, इधर बी और डी एल तो वैसे भी आपका वो है
तो विच इज बी डी एल कॉस 0, हाँ कि ना, बी की जगह तो म्यू नॉट 2i/4πr आ गया, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dl, और dl क्या है भैया 2πr, तो म्यू नॉट 2i/4πr इंटू 2πr, कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, सो देयरफॉर v डॉट dl फॉर दिस क्लोज सरफेस इज म्यू नॉट इंटू i, is mu naught into I. I hope this is very very clear to you. ठीक है ना। अब बातचीत आएगी इसका एप्लीकेशन विच इज सोलिनॉइड। सोलिनॉइड वो क्या कह रहा है, अगर किसी भी वायर में करंट आई पास हो रहा है, ठीक है ना, तो बीच में पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटे उसको हम लोग म्यू नॉट इंटू एन आई बोलते हैं, जहां पर स्मॉल एन इज दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दैट इज म्यू नॉट एन आई विच इज लाइक दिस, और वही अगर एंड पॉइंट पे पूछेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2। एंड पॉइंट पे पूछेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2 बेटे। तो एंड पॉइंट पे अगर यही ये पूछेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। मेरे हिसाब से यहां तक ये चीजें क्लियर है और इसमें कोई डाउट है नहीं बेटे, राइट बच्चा पार्टी। अब तो बस आप ये समझ लो कि मैंने दबा के क्वेश्चन कराने हैं आप लोग को, ठीक है ना। आपको मजे आएंगे इन क्वेश्चन से, जब आप करोगे ना तो आपको लगेगा हाँ यार वाकई में ये क्वेश्चंस तो हमको करने थे। तो क्वेश्चंस की बारी हमारी शुरू हो गई है, ठीक है ना। और इसमें जो बिल्कुल पहला क्वेश्चन चैप्टर 4 का जो हम लोग लेंगे दैट इज समथिंग, तो हियर वी गो। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो चैप्टर 4 का है। अब ये क्वेश्चन तो वैसे मैंने आपको करवा ही दिया था, बट स्टिल इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा करेंगे, ठीक है ना। और हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे दोबारा से, ताकि आपका, अभी तो आपने करा है तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी दोबारा से ना। यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस, यू विल बी गेटिंग अ वेरी गुड सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस मेरे बच्चे, आपको अच्छा ही फील होगा, राइट। तो हियर वी गो। कह रहे सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टू थिन वायर करंट कैरिड आई शोन इन द फिगर। अब दो चीजें हैं यहां पर, एक तो ये वायर है और एक ये सर्कुलर लूप है। तो पहले तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से इनटू द प्लेन ऑफ पेपर हो रहा है, और करंट सर्कुलर की वजह से भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्लॉकवाइज है तो इनटू द प्लेन। तो हम तो आपसे यही बोलेंगे बेटे, हम तो आपसे यही बोलेंगे बच्चे कि जो ये करंट है तो ये दूरी क्या होगी, दूरी भी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसी को हमने ए मानना है। तो जो ए होगा बच्चे, अगर ये अल्फा है, ये आर है, तो कॉस अल्फा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस होगा, तो ए इज लाइक आर कॉस अल्फा। आई होप दिस इज क्लियर। और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटे V1, दैट इज म्यू नॉट I/2 पाई इंटू ए की जगह आर कॉस अल्फा, 2 की जगह 4 पाई। एक बार दोबारा कराना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा पहले इसको मिटा देते हैं, दोबारा करा देता हूँ एक बार। हाँ,
एक बार दोबारा करा देता हूँ। तो here we go। ये आपका A है बच्चे, दिस इज योर अल्फा एंड दिस विल बी योर अल्फा, दिस इज R। तो मैं कहूंगा बेटे दैट cos अल्फा इज बेस बाय हाइपोटेनस, तो A इज लाइक R cos अल्फा, A इज लाइक R cos अल्फा। अगर स्मॉल a R cos अल्फा है बेटे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट इंटू I बाय 4 पाई R cos अल्फा ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, which I will say V1 is like mu naught I by 4 पाई, और ऊपर में लिख सकते हो आप 2 साइन अल्फा। तो B1 बराबर हो गया, 2 से 2 काट दो, वैसे तो आप मत काटो बट मुझे पता है कि काट दोगे तो भी दिक्कत नहीं है। सो म्यू नॉट I बाई 2 पाई R साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज टेन अल्फा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इज टेन अल्फा। क्या मेरी बात समझ में आ गया? तो ये B1 हो गया मेरा, ये क्या हो गया, B1 हो गया, ये मेरा B1 हो गया बेटे। ध्यान से देखना, B1 इज लाइक म्यू नॉट I बाई 2 पाई R टेन अल्फा, ठीक है, वो भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अब B2 के लिए जो करना पड़ेगा तो सर्कल है, तो अगर ये 2 अल्फा है तो ये क्या होगा, 2 पाई माइनस 2 अल्फा, 2 पाई माइनस 2 अल्फा। आई विल से थीटा म्यू नॉट I बाय 2R। तो V2 इज गोइंग टू बी, 2 से 2 कॉमन ले लीजिए, तो पाई माइनस अल्फा बाय 2 पाई R म्यू नॉट I, वो भी इनटू द प्लेन ऑफ। तो B नेट जो होगा दैट इज गोइंग टू बी B1 प्लस B2, और आई विल से इट इज लाइक म्यू नॉट I बाय 2 पाई R टेन अल्फा, ठीक है ना, प्लस पाई माइनस अल्फा बाई 2 पाई R म्यू नॉट I। तो आप यहां से बहुत इजीली जो है म्यू नॉट I बाई 2 पाई R कॉमन लेकर ब्रैकेट में टेन अल्फा प्लस पाई माइनस अल्फा हो जाए। ये वाला हो जाएगा ए ऑप्शन। थोड़ा मैं साइड हो जाता, आप देख लीजिए, ए ऑप्शन विल बी देयर। यहां तक हमने ये कर लिया होगा बेटे। आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे। तो हमारा जो अगला सवाल है बच्चे वो है बिल्कुल इसी के जैसा, बिल्कुल इसी के जैसा बेटे। कह रहा सर एक कॉइल है जिसके पास विच कैरी कॉइल्स हैविंग n टर्न्स,
carry a current as shown in the figure. Intensity at point P is the magnetic field intensity at point P is. बड़ी सिंपल सी बात है बेटे, ये तो ऐसा हो गया ना, तो सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है और एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा फॉर एन टर्न्स। तो इसमें सीधा इसने हमसे फॉर्मूला मांग लिया। अब यही तो चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं बोर्ड एग्जाम्स में गाइस, फॉर्मूला भी आपको जानना और पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होगा कि हमें आती है चीजें मगर कर नहीं पा रहे, या कभी कभार ऐसा होगा कि यार क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होगा, तुम्हें ये लगेगा यार काश इसका फॉर्मूला हमको याद होता। फॉर्मूला ही नहीं याद है तो तुम कैसे ही कर लोगे, ही याद है तो तुम कैसे ही कर लोगे बेटे। सो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई मेरी, जो भी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि सर एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है जिसका रेडियस आर है और सेंटर से जो कॉइल का डिस्टेंस है वो कितना होगा जहां पर मैग्नेटिक इंडक्शन 1/8 एट द सेंटर ऑफ इट द कॉइल। एक बार देखो इस क्वेश्चन को, फिर बताओ कैसे क्या होगा। आप ध्यान से देखो बेटे कैसे करना है इस क्वेश्चन। रेडियस तो आर है, मैंने कहा ठीक है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो म्यू नॉट आई बाई 2r है, ठीक बेटे। बोला यार एक्सेस पे एक पॉइंट होगा, यहां से कुछ x दूरी मान लेते, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट सेंटर है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 जो है म्यू नॉट आई बाई 2r का, ठीक ना। आई बात समझ, आई विल से म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई काट दो, ठीक है ना। ये सामने भेजो तो 2 से 2 काट दो, ये सामने भेजो तो 8r³ बराबर बेटे ये इधर जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है ना, ठीक है ना बेटे। तो फाइनली आई विल से कि इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो 2r की पावर 3 हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। मैंने क्या करा, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया इनफैक्ट। तो यहां पर क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, इधर 3 से 3, तो 2r बराबर नहीं 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 1/3 से नहीं 2/3 से मल्टीप्लाई कर लो। किससे कर लो, 2/3 से, क्योंकि ये 3/2 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 3 कटा, 2r का होल स्क्वायर बराबर बेटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये खत्म हो गया, 4r स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेटे। तो एक्स स्क्वायर मिला 3r स्क्वायर, तो x मिला √3r, यानी सेंटर से √3r दूरी पर आप जो है एक पॉइंट आएगा वेयर दी मैग्नेटिक फील्ड इज 1/8 द वैल्यू ऑफ इट एट सेंटर, ठीक है बेटे। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? आई होप सो यू गाइज आर वेरी वेरी ओके विद दिस पार्ट बेटे।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे। देखो कैसे, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स पाथ इज, आपको पता है mv/qb। अब अगर मान लेते हैं ऐसा कभी क्वेश्चन आता और आपको फॉर्मूला ही नहीं आता होता तो आप कैसे करते? गलत हो जाता, फिर बहुत ही दिक्कत हो जाती। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल टू दैट ऑफ प्रोटॉन सर्कुलेटिंग विद सेम फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज। अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 2 पाई m बाय चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 2 पाई m बाय प्रोटॉन बाय चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला पता होने के बाद भी चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 गुना होता है प्रोटॉन के, हाँ मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास के 4 गुना होता है, याद रखना इस चीज को। तो अब तो इजीली मैं कर सकता हूं इसको, 2 पाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल which is 4 times mass of proton by 2 times charge of proton by magnetic field, उल्टा कर दो भाई, qp by b अपॉन 2 पाई मास ऑफ प्रोटॉन। जब ऐसे करूंगा तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, mp से mp कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2:1। आंसर आ जाएगा 2:1 एंड आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू। तो इस तरीके के कराने मैंने, ठीक है, इस तरीके के मैंने आप लोग को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराने। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। देख लो एक बार।